क्या आज की तारीख में सिनेमा समाज में प्रोपेगेंडा का एक हथियार बन गया है। हाल ही में आई फिल्म द केरला स्टोरी के रिलीज़ होने के बाद ये बहस दोबारा छिड़ गई है। इससे पहले ऐसा कश्मीर फाइल्स के रिलीज़ के समय हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका यह बयान खूब वायरल हुआ। उन्होंने कहते हैं कि केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीति पर आधारित है। देश का एक राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस द केरला स्टोरी फिल्म में किया गया है। विपक्ष के कई नेताओं का कहना था कि इस्लाम विरोधी प्रचार कुछ फिल्मों का मुख्य नैरेटिव बन गया है, जिसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश सत्ताधारी पार्टी कर रही है। पश्चिम बंगाल ने फिल्म पर बैन लगा दिया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कुछ राज्यों ने इसे अपने यहाँ टैक्स फ्री करने का भी ऐलान किया है। कुछ जगहों पर फिल्म की स्क्रीनिंग राजनेताओं के लिए भी की गई है। प्रोपेगेंडा की बहस को समझने के लिए अतीत में झांकना ज़रूरी है। किस्सा 1975 के आसपास का है, जब भारत में इमरजेंसी का दौर था। मनोज कुमार इंदिरा गांधी के लिए नया भारत नाम की फिल्म बना रहे थे, लेकिन फिर इमरजेंसी को लेकर आलोचना बहुत बढ़ गई और मनोज कुमार ने फिल्म बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मनोज कुमार की आने वाली फिल्म शो रिलीज़ से पहले ही दूरदर्शन पर दिखा दी गई, जिससे थिएटर में रिलीज़ होने पर फिल्म के कारोबार पर बुरा असर पड़ा। इतना ही नहीं, उनकी एक और फिल्म 10 नंबरी के रिलीज़ में भी दिक्कत हुई। अगर इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी की पसंद की फिल्म बनी होती तो वो प्रोपेगेंडा फिल्म होती या नहीं, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अभी तो बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या राजनेता द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए करते हैं, या ये कई फिल्मकार जानबूझकर प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बनाते हैं। यह भी दिलचस्प है कि जैसे इस वक्त द केरला स्टोरी को कई भाजपा शासित राज्यों ने टैक्स फ्री करा दिया है, उसी तरह कश्मीर फाइल्स को भी हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। 1950 और 60 का दौर नेहरू का था, जब देश में उनका कद बहुत ऊंचा था और उनकी नीतियों और आदर्शों की छाप राज कपूर या दिलीप कुमार और दूसरों की फिल्मों पर देखी जा सकती थी। वहीं 1954 में जब फिल्म जागृति में स्कूल का टीचर बच्चों को हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के सुनाता है, तो बीच गाने में कैमरा नेहरू की फ़ोटो पर जूम होता है और बोल हैं, देखो कहीं बर्बाद ना होवे ये बागीचा। 1960 में आई हम हिंदुस्तानी में सुनील दत्त पर फिल्माया गाना छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। इस गाने में भी आप नेहरू को किसी सम्मेलन में देख सकते हैं जो कांग्रेस का अधिवेशन लगता है। तो सवाल उठता है कि क्या ये आदर्शों से प्रभावित फिल्में थीं या ये भी एक तरह का सॉफ्ट प्रोपेगेंडा था। द केरला स्टोरी के ट्रेलर को लेकर ही विवाद हो गया था जब ये दिखाया गया था। केरल की 32,000 महिलाएं जिहाद में शामिल हो गई हैं। जब अदालत ने फिल्म के निर्माता से पूछा कि 32,000 का आंकड़ा कहां से आया, तो वो जिसे अब तक तथ्य बता रहे थे उसका जिक्र ट्रेलर से हटाने को राज़ी हो गए। वैसे सिनेमा और राजनीति का उलझा हुआ नाता रहा है, जहां कुछ फिल्मों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा के हथियार बनाने का आरोप लगा तो कुछ फिल्मों ने सत्ता को चुनौती दी। जब फिल्म किस्सा कुर्सी का आई तो संजय गांधी पर आरोप था कि इमरजेंसी के दौरान 1975 में बनी फिल्म के प्रिंट उनके कहने पर जला दिए गए थे। इमरजेंसी के बाद बने शाह कमीशन ने संजय गांधी को इस मामले में दोषी पाया था और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि बाद में फैसला पलट दिया गया। फिल्म में संजय गांधी और उनके कई करीबियों का मजाक बनाया गया था। शबाना आज़मी गूंगी जनता का प्रतीक थीं, उत्पल दत्त एक बाबा के रोल में थे और मनोहर सिंह एक राजनेता के रोल में थे जो एक जादुई हवा पीने के बाद अजब बजब फैसले लेने लगते हैं। इसी तरह 1978 में IS जौहर की फिल्म नसबंदी भी संजय गांधी के नसबंदी कार्यक्रम का मजाक उड़ाती थी, जिसमें उस दौर के बड़े सितारों के डुप्लीकेट ने काम किया था। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से नसबंदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया। फिल्म का एक गाना था गांधी तेरे देश में ये कैसा अत्याचार, जिसके बोल कुछ यूँ थे, कितने ही निर्दोष यहाँ मीसा के अंदर बंद हुए अपनी सत्ता रखने को, जो छीने जनता के अधिकार, गांधी तेरे देश में ये कैसा अत्याचार।
इसे इत्तेफाक कहिए या सोचा समझा कदम कि यह गाना किशोर कुमार ने गाया था। दरअसल इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार उस वक्त बहुत नाराज़ हो गए थे जब उन्हें कांग्रेस की रैली में गाने के लिए कहा गया। प्रीतिश नंदी के साथ छपे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं किसी के आदेश पर नहीं गाता। किशोर कुमार और देवानंद ने जिस तरह इमरजेंसी का विरोध किया, इसके किस्से तो जग जाहिर हैं। देवानंद तो इतने नाराज़ थे कि उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम की राजनीतिक पार्टी तक बनाई थी। शिवाजी पार्क में इसका बड़ा जलसा भी हुआ था। सिनेमा, कांग्रेस, भाजपा, लेफ्ट और प्रोपेगेंडा ये तार उलझे हुए लगते हैं, लेकिन इसमें कई अपवाद भी रहे हैं। पिछले कई सालों से भारत में ऐसी फिल्में बन रही हैं जो देश में लोकप्रिय मुद्दों और सरकार की नीतियों के अनुरूप कहानियां चुन रही हैं। स्वच्छ भारत को देखते हुए टॉयलेट एक प्रेम कथा और उद्यम को बढ़ावा देने की सरकार की नीति को ध्यान में रखकर बनी सुविधागा सरकारी योजनाओं के प्रचार पर आधारित लगती हैं। देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के दौर में ऐसी ऐतिहासिक फिल्मों की बाढ़ आ गई है जिनमें हिंदू सेनानियों की वीरता और मुसलमान आक्रांताओं की क्रूरता को दिखाया जा रहा है। धर्म, समुदाय दंगों और जाति हिंसा को लेकर भी फिल्में बनती रही हैं। पंजाब के हालात को लेकर 90 के दशक में गुलजार ने माचिस बनाई, राहुल ढोलकिया की परजानियां भी आई। पंजाब में दंगों पर पंजाब 1984 आई। बंटवारे से पहले हुई धार्मिक हिंसा पर तमश जैसी टेलीफिल्म बनी। गर्म हवा में बंटवारे के बाद का दर्द दिखाया गया। 1959 में जब यश चोपड़ा ने अपनी पहली फिल्म निर्देशित की तो एक ऐसे मुसलमान व्यक्ति पर बनाई जो एक नाजायज़ हिंदू बच्चे को गोद लेता है और 2 साल बाद ही वो धर्मपुत्र बनाते हैं, जो बंटवारे के बाद एक हिंदू युवक, उसकी धार्मिक कट्टरता और बदलाव की कहानी है। इन पर प्रोपेगेंडा के आरोप नहीं लगे, लेकिन आज के बटे हुए समाज में ये अंतर धूमिल सा होता दिखता है कि किस फिल्म में समाज की सच्चाइयों को दिखाने की कोशिश की गई है, कहाँ केवल कोरा प्रोपेगेंडा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।